आज जो चैप्टर है मेरे भाई बिहार का पढ़ना है हम लोगों को जियोग्राफी में। अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं 10 क्लास का चैप्टर नंबर 10 जियोग्राफी में, जिसमें आप पूरा बढ़िया से पढ़िएगा। आज बिहार संसाधन एवं उपयोग, चैप्टर का नाम है बिहार संसाधन एवं उपयोग। तो चैप्टर का नाम यही होगा, बिहार संसाधन एवं उपयोग। तो ध्यान से चलिए समझते हैं इसको। बिहार संसाधन एवं उसके उपयोग के बारे में चैप्टर नंबर 10 है और ये 10 क्लास का है। किस क्लास का है? 10 क्लास का है। तो आइए आप देख सकते हैं इस चैप्टर का नाम लिख देते हैं बिहार। बिहार लिखा हुआ है और इसी का हमको क्या लिखना है? संसाधन एवं उपयोग। संसाधन एवं उपयोग बढ़िया से समझिए। कोशिश हमारी रहेगी कि आप सब कुछ समझ जाइएगा। आपको पता होना चाहिए कि बिहार में कितना जिला है। तो 38 जिला है। बिहार में कितना जिला है? 38। इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। बिहार में 38 जिले हैं और करीब करीब उसको 9 प्रमंडल में बांटा गया है। कितना प्रमंडल में बांटा गया है? 9 प्रमंडल में। तो इस बात को एकदम याद रखिएगा। संसाधन के मामले में रखें तो यहाँ पे खनिज उनिज है नहीं। यहाँ मुख्य संसाधन के तौर पर क्या है? तो कृषि है। यहाँ का मुख्य संसाधन क्या है? कृषि है। और हम लोगों का माने हम लोग किस पर निर्भर है? तो कृषि पर निर्भर है। बिहार में खनिज का अभाव है, अभी अभाव है। पहले बिहार में अभाव नहीं था। कब? जब बिहार झारखंड एक में था, यानी कि 15 नवंबर 2000 से पहले, है कि नहीं? जब 15 नवंबर 2000 से झारखंड अलग हो गया, 15 नवंबर 2000 को, उसके बाद बिहार में खनिज नाम का कोई चीज नहीं रह गया। हल्का फुल्का न के बराबर भी है। तो जो झारखंड का सटा हुआ जो देख रहे हैं इधर, तो उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे हल्का फुल्का मिल सकता है, अदरवाइज कहीं आपको खनिज वगैरह नहीं मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिहार का नक्शा लेकर के हम आए हैं। तो चलिए 38 जिला जो है उसको हम लोग जरा सा देख लें एक बार गौर करके। तो आपको हम बता देते हैं यहाँ से कि यहाँ से गंगा नदी गुजर रही है। देखिए कहाँ से? तो यहाँ आप देखिएगा तो यहाँ से गंगा नदी गुजरती है ऐसे, और ये जो गंगा नदी है ऐसे ऐसे जो गुजर रही है गंगा नदी, तो ये गंगा नदी जो है यहाँ पर आप देखेंगे गंगा नदी को, तो यहाँ से गंगा नदी जो है आपको देखिएगा दिखाई दे रहा होगा, हम यहाँ से निकाल रहे हैं ऐसे। तो ये गंगा नदी जो है इस तरह से बिहार को 2 भागों में बांट देती है। नजर आ रही होगा बात? नजर आ रही होगी मेरी बात, है कि नहीं? यहाँ जो हम लाइनिंग किए हुए हैं इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये कौन सी नदी है? गंगा नदी है। याद रखिएगा। बिहार को 2 भागों में बांटने वाली नदी का नाम बताइए। तो गंगा। कोई दिक्कत? अब देखिएगा गंगा नदी से इधर भी 19 जिला और इधर भी 19 जिला गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 3 9 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 जिला उधर हो गया। अब नीचे भी जोड़िएगा तो आपका 19 जिला आ जाएगा। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कितना जिला हो गया? 19। तो 19 जिला नीचे, 19 जिला ऊपर। तो भारत में देखिए इसको 2 भाग में जो बटाता है, तो ऊपर को कहते हैं उत्तर और नीचे क्या कहते हैं? दक्षिण। नीचे को क्या कहते हैं? दक्षिण। तो बिहार कैसे बटा हुआ है? गंगा नदी इसको कैसे बांटी है? तो इसको 2 भाग में जो बांटी है उसको बोलते हैं उत्तरी बिहार और दूसरा कहते हैं इसको दक्षिणी बिहार। तो यानी कि गंगा नदी कितना भाग में बांटती है? 2 भाग में, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। तो इधर उत्तरी बिहार है जो बाढ़ से ग्रसित है। जो किससे ग्रसित है? बाढ़ से। और दक्षिणी जो बिहार है यह सुखाड़ से ग्रसित है। समझे कि नहीं? इधर बाढ़ ही बाढ़ है, इधर सुखाड़ ही सुखाड़ है। यहां तक समझ में आ गया? अब देख लीजिए यहां से, आप यहां से इस बात को समझिए। कैसे याद रखना है आपको बिहार का नक्शा? तो हम लोग एक ट्रिक बनाए हैं और उस हिसाब से अगर पूरे बिहार को अगर समझिएगा तो आप बढ़िया से सीख जाइएगा। क्या ट्रिक है बिहार के समझने के लिए? तो देखिए सबसे पहला आप हम जहां पे लाइनिंग करेंगे उसको देखते चलिएगा। ये एक प्रमंडल है जहां से हम आपको मिला रहे हैं। देखिए ये प्रमंडल को आप देख लीजिएगा, हम इसको घेर रहे हैं। इस प्रमंडलवा को हम देखिए यहाँ पे घेर रहे हैं। इसको बोलते हैं तिरहुत प्रमंडल। क्या बोलते हैं इसको? तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल यहाँ पर है, यहाँ पे देखिएगा। और इसमें करीब करीब आपका 6 जिला आ जाएगा। कितना जिला आ जाएगा? 6 जिला आ जाता है। याद रखिएगा कितना जिला आ जाता है? 6 जिला। तो ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए जहां हम घेर दिए, तो इसको आप यहाँ पर देखिए घेर दिए, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 जिला। हमने बोला था ना कि 6 जिला है। तो इसमें 6 जिला है और इस प्रमंडल का नाम क्या है? तो तिरहुत प्रमंडल है। क्या नाम है? तिरहुत प्रमंडल। और तिरहुत प्रमंडल जो है उसमें जो 6 जिला है, कितना जिला है? 6 जिला। तो कैसे नाम याद रखिएगा? तो 4 जिला जो है ना बिल्कुल लड़की के नाम पर याद रखिएगा।
देखिएगा यहाँ पे लड़की का नाम क्या है, तो चंपा चंपा सीता वैशाली, देख रहे हैं ना, चंपा चंपा सीता वैशाली, समझ में आ रहा है बात, चंपा चंपा सीता वैशाली। चंपा से एक तो पश्चिमी चंपारण, एक हो गया पूर्वी चंपारण, एक हो गया सीतामढ़ी और एक हो गया वैशाली, समझे कि नहीं। तो 4 लड़कियों का नाम तो आप याद रखिएगा, सखी का नाम चंपा चंपा सीता वैशाली, बोलिए आप लोग भी, चंपा चंपा सीता वैशाली, चारों का नाम याद रहेगा। एक बहुत माने हम लोगों का जो बिहार है, पूरा हिंदू मुसलमान सब हम लोग आपस में भाई बन करके रहते हैं। तो भैया माने भैया जहाँ पे भगवान की पूजा हो तो हम लोग कौन भगवान की पूजा करने वाले लोग हैं, तो हर हर महादेव की पूजा करने वाले हैं, जिनको शिव कहा जाता है। तो शिव से क्या याद रखिएगा, शिवहर, देखिए यहाँ पे शिवहर बना हुआ है, और यहाँ पर माने एक मुस्लिम टाइप का नाम नजर आएगा जिसको कहते हैं मुजफ्फरपुर, है कि नहीं है, तो याद रखिएगा शिवहर मुजफ्फरपुर। तो कैसे याद रखिएगा, चंपा चंपा सीता वैशाली शिवहर मुजफ्फरपुर, चंपा चंपा सीता वैशाली है ना, शिवहर मुजफ्फरपुर, 6 जिला हो गया। और किस प्रमंडल में है, तो तिरहुत प्रमंडल में। क्लियर हो गया, ये क्या हो गया, क्लियर हो गया। कहीं से कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देख लीजिए इनके ठीक बगल में आप देखिएगा, तो यहाँ पर आपको 3 जिला और पड़ेगा, देखिएगा ये वाला। अब इसमें से जो वैशाली नाम की जो लड़की है, वो पढ़ाई बहुत अच्छा से कर रही थी बिट्टू सर के पास, और जैसे ही बढ़िया से पढ़ी ना तो वो बन गई क्या चीज, एसडीएम। एसडीएम क्या बन गई, एसडीएम। पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ बनने ही के लिए ना पढ़ते हैं, तो ये पढ़ करके क्या बन गई, एसडीएम। तो एस से समस्तीपुर, डी से दरभंगा, एम से मधुबनी। आगे समझ में, खूब बढ़िया से पढ़ी, वैशाली जो थी ना, खूब बढ़िया से पढ़ी और पढ़ करके क्या बन गई, एसडीएम, यानी कि समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी। कहीं से कोई दिक्कत है तो बताइए। आगे समझ में, तो ये 3 जिला है, तो इसको किस प्रमंडल में रखिएगा, तो दरभंगा जो है सिर्फ प्रमंडल है, देखिए हम गोल घेर दिए हैं, तो दरभंगा प्रमंडल है। इसमें ऐसा तिरहुत करके कुछ नहीं था जिसमें तिरहुत लिख दिए, इसको बोलेंगे दरभंगा प्रमंडल में, ठीक है ना। अब चलिए आगे, तो जब ये एसडीएम बन गई, तो कोई भी आदमी एसडीएम बनेगा तो खुश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खुश। और खुश होकर के सभी लोगों को बताने लगी एसएमएस के माध्यम से कि भैया हम एसडीएम बन गए हैं। क्या बन गए हैं, एसडीएम। तो यह बात कैसे बता रही है, एसएमएस से। तो एसएमएस से एसएमएस, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। तो ये जो 3 जिला है, ये जो आता है, इसको हम लोग या तो कहेंगे कि सहरसा प्रमंडल में है, और सहरसे को बोला जाता है कोसी प्रमंडल। क्या बोला जाता है, कोसी प्रमंडल। तो इसको आप कोसी प्रमंडल भी बोल सकते हैं। तो 3 प्रमंडल देखिए, तिरहुत, दरभंगा, कोसी प्रमंडल, एसएमएस हुआ। अब हमको एक चीज बताइए कि अब देखिए कुछ दक्षिणी जिला का भी पढ़ लेते हैं। अब एसएमएस जो कर रही है वह भागते हुए कर रही है। कैसे कर रही है, भागते हुए। अब भाग करके कहाँ जा रही है, बैंक में। कहाँ जा रही है, बैंक में। तो देखिए इस सहरसा से माने यहाँ से भाग करके कहाँ गई, तो भागलपुर। अब देखिए यहाँ बांका, भागलपुर और बांका, भागने से हो गया भागलपुर, अब बैंक जाने से हो गया क्या चीज, बांका। समझे कि नहीं। तो ये भी 2 प्रमंडल है, माने ये जो 2 जिला है एक प्रमंडल में पड़ता है, जिसको कहते हैं हम लोग भागलपुर प्रमंडल। क्या कहते हैं इसको, भागलपुर प्रमंडल। तो 4 प्रमंडल हो गया, लेकिन ये दक्षिणी जिला है। भैया ये भागते हुए बैंक में क्यों गई, तो ये इसलिए गई कि एसडीएम जब बन गई तो उसकी खुशी में वह पूजा करने के लिए कृष्ण भगवान की पुजारी थी। तो कृष्ण भगवान इसको कहाँ मिल रहे थे, किशनगंज में। कहाँ मिल रहे थे, किशनगंज में। समझ में आ रही है बात ना, कृष्ण भगवान इसको कहाँ मिल रहे थे, किशनगंज में। तो किशनगंज में पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई, किशनगंज में। तो किशनगंज में कृष्ण भगवान ने पूछा, अरे पी के, अरे पी के। तो अरे से अररिया, पी से पूर्णिया, के से कटिहार, अरे पी के, है कि नहीं। क्या कहती है, अरे पी के। तो एक ये वाला बन गया भी, देखिए यहाँ पे, है कि नहीं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। अब यहाँ से देखिएगा, ये भी एक प्रमंडल है, इस प्रमंडल को हम लोग कहते हैं पूर्णिया प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल। कहाँ आई हो, तो भाई आप ही का पूजा करने आए हैं कृष्ण भगवान। तो यहाँ कहाँ आई है, मेरा स्वरूप तो गोपालगंज में है। भाई कृष्ण भगवान को गोपालगंज कहा जाता है ना, तो कृष्ण भगवान का पूजा करने आई है तो मेरा सब स्वरूप का पूजा कीजिए। तो हम गोपालगंज में भी बसते हैं, तो चलिए गोपालगंज में। तो देखिए यहाँ गोपालगंज है ना, गोपालगंज है। अब गोपालगंज जैसे मंदिर में क्या रहता है कि भगवान, किसी भी भगवान के यहाँ जाइए तो 2-4 भगवान वहां पे मिल जाएंगे। तो जहां पर श्री कृष्ण भगवान रहेंगे तो श्री कृष्ण भगवान भी तो भैया वहां पे शंकर भगवान का तो रहना जरूरी है। और शंकर को हम लोग शिव कहते हैं, और शिव से क्या हो जाता है, सिवान।
शिव से क्या हो जाता है सिवान। और भैया चाहे गोपालगंज की बात कीजिए यानी कि गोपाल की बात कीजिए या शिव की बात कीजिए, दोनों का तो कहना एक ही है, सार एक ही है ना, कहने का सार तो सबका एक ही है, तो सार से क्या हो जाएगा सारन। आ गया समझ में। तो यहाँ पर देखिएगा तीनों जो है, यहाँ पे देखिएगा तीनों जो है, यहाँ पर एक आ गया जिला, तो इसको हम लोग कहते हैं सारण प्रमंडल। क्या कहते हैं सारण प्रमंडल। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। आपका इधर देखिए 19 जिला और 2 21 जिला आप लोग खत्म कर लिए। क्या कर लिए 21 जिला खत्म। आ रहा है समझ में। 21 जिला आप लोगों ने पढ़ लिया बढ़िया से। अब यहाँ पे समझिएगा, अब यहाँ पे समझिए, अब यहाँ से कुछ ट्रिक को बदल देते हैं। अब यहाँ पे जो ट्रिक आएगा वो देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ हम यहाँ पे घिर रहे हैं ऐसे ऐसे, एक प्रमंडल में ई भी है, एक प्रमंडल में ई भी है, इतना यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक प्रमंडल में ये जहां तक घेरेंगे वहीं तक रखिएगा, ये नहीं कि आगे बढ़ा दीजिएगा। ये चीज 1 2 3 4 5 6 जिला, ठीक है कि नहीं। इसको बोलते हैं पटना प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल। पटना प्रमंडल। तो इसमें देखिए आप एक सिनेमा देखे होंगे है कि नहीं, उस ऋतिक रोशन का। तो ऋतिक रोशन जो है उसका नाम रहता है रोहित। क्या नाम रहता है रोहित। तो रोहित से हो गया रोहतास, और कैमूर को हम लोग कहते हैं भभुआ। क्या कहते हैं भभुआ। तो ये रोहित बबुआ है, कैमूर भभुआ है। तो ये बबुआ और भभुआ में दोनों को क्या हो गया लड़ाई हो गया। दोनों में क्या हो गया लड़ाई हो गया। लड़ाई कैसा कैसा हो गया बॉक्सिंग वाला लड़ाई हो गया है ना। कैसा कैसा लड़ाई हो गया बॉक्सिंग वाला लड़ाई हो गया। अब बॉक्सिंग वाला लड़ाई किस लिए हुआ। तब भोजन के लिए हुआ। हॉस्टल में रह रहा होगा तो मारा पीटी कर लिया, बॉक्सिंग लड़ लिया है ना। तो किस लिए हुआ तब भोजन के लिए हुआ। और लड़ाई इतना हुआ कि भैया राजधानी में चर्चा हुई, यानी कि कहाँ चर्चा हुई पटना में। बोला कि इतना बड़का लड़ाई है कि इसको पढ़ाया जाए कि भविष्य में ऐसा कोई गलती नहीं करे। तो इसकी पढ़ाई सबसे बड़ा विश्वविद्यालय और सबसे नामी विश्वविद्यालय नालंदा था, समझे कि नहीं। वहां इसकी पढ़ाई होगी। तो याद तो हो गया याद। रोहित मैंने बबुआ या भभुआ। बबुआ किसको कहे रोहतास को। रोहतास को सासाराम बोला जाता है, समझे कि नहीं। रोहतास को। कैमूर, कैमूर मैंने हो गया भभुआ। ऐसा भभुआ भी नाम है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। तो रोहतास और कैमूर हो गया बबुआ और भभुआ। लड़ाई हुआ बॉक्सिंग, तो बॉक्सिंग से हो गया बक्सर। काहे के लिए लड़ाई हुआ था भोजन के लिए। तो भोजन से क्या हो गया भोजपुर। अब इसकी लड़ाई की चर्चा इतना हुआ कि कहाँ इसको चर्चा हुआ पटना में। अब पढ़ाई इसकी कहाँ हुई नालंदा में। हो गया 6 जिला किस प्रमंडल में। अब याद रखिए, अब लड़ाइया हुआ था किस लिए। तो लड़ाइया हुआ था भोजन के लिए। तो भोजन में क्या था परवल। परवल मिलने वाला कहाँ था अरवल। देखिए अरवल है, यहाँ अरवल है कि नहीं। और अरवल है, समझे कि नहीं है। अब अरवल के लिए रूसा हुआ है, लड़ाई हुआ है परवल के लिए। परवल मिलना था अरवल में है ना, लेकिन मिला नहीं है कि नहीं। तो आ गया कहाँ आ गया जहानाबाद। आ गया आ से औरंगाबाद, गया से गया और आ गया कहाँ और जहानाबाद है कि नहीं। कैसे नहीं मिलेगा अरवल, कैसे नहीं मिलेगा परवल। वो हमेशा मिलता है कहाँ अरवल है ना। कैसे नहीं मिलेगा तो नस नवादा। परवल मिलेगा कहाँ अरवल। तो ये 6 जिला को घेर दीजिए यहाँ पे है कि नहीं। 5 जिला है यहाँ पे, देखिए जरा सा यहाँ आपको समझ में आ रहा है सबको। आप ट्रिक से याद रखिएगा तो ट्रिक से याद रखिएगा। तो औरंगाबाद, गया, नवादा, अरवल, जहानाबाद, मगध प्रमंडल इसका नाम है। क्या नाम है मगध प्रमंडल। हो गया। अब देख लीजिए इसकी वो कहानी समझ लीजिए। एक था मुंगेरी लाल, मुंगेर है ना। इसने क्या देख लिया भैया। तो शेखों की लक्की बेगम को देख लिया। तो शेखों का लक्की बेगम किसको कहेंगे शेखों का लक्की बेगम। शेखों का तो शेख से शेखपुरा, लक से लखीसराय। कहाँ देख लिया था खगड़िया में है ना। तो एक था मुंगेरी लाल मुंगेर है ना। शेखों की लक्की बेगम, तो शेख से शेखपुरा करने गया जी। शेखपुरा है कहीं लिखा है, देखिए शेखपुरा। लखी से लखीसराय है ना, बेगम से बेगूसराय। कहाँ देख लिया खगड़िया। देखने के बाद आपको जिंदा छोड़ेगा उखने, मार के इनका नाक मुंह चूर दिया। तो भागते भागते मुंगेरी लाल कहाँ पहुंच गए। इसका सब खून जाकर के जम गया सब। अरे कटेगा तो खूनवा बायोलॉजी में नहीं पढ़े कि जमता है। कहाँ जम गया जमुई में। तो आ गया जमुई। 38 के 38 जिला आपको समाप्त हो गया कि नहीं हो गया। 38 जिला पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए। आप ट्रिक से इसको भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। तो 38 जिला आपको पढ़ लिया। और ये जो पड़ेगा, ये जो प्रमंडल पड़ेगा ये मुंगेर प्रमंडल में पड़ेगा। कितना प्रमंडल पड़ेगा आप प्रमंडल में। तो आप देखिएगा ऊपर में 5 प्रमंडल है। कितना प्रमंडल है 5। कौन कौन। तो तिरहुत, सारण है ना। इसके बाद आप देखिए दरभंगा, कोसी, पूर्णिया। और नीचे में 4 प्रमंडल है। कौन कौन। तो पटना, मगध, मुंगेर, भागलपुर। हो गया।
तो 9 प्रमंडल और 38 जिला पढ़ लिए। इसको कौन सी नदी बांटती है? गंगा नदी। अब चलिए इसकी चौहद्दी का वर्णन कर लिए। ऊपर में उत्तर है या उत्तर है, तो उत्तर में क्या पड़ता है? नेपाल। और दक्षिणे में पड़ता है झारखंड। क्या पड़ता है? झारखंड। इधर चले आइएगा तो ये है पश्चिम। तो पश्चिम साइड में आपको मिल जाएगा क्या चीज? यूपी। क्या मिल जाता है? यूपी। और इधर चलिएगा, पूरब चलिएगा तो इधर मिल जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या मिल जाएगा? पश्चिम बंगाल। आ गया समझ में? तो इसकी चौहद्दी भी हम लोग देख लिए। हम लोग क्या देख लिए? चौहद्दी भी देख लिए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यही 38 जिला, 9 प्रमंडल और चौहद्दी भी हम लोगों ने अध्ययन इसका बढ़िया से कर लिया। तो ये था बिहार का, है ना? बढ़िया से हम लोगों ने इसको देखा, बिहार के बारे में हम लोगों ने समझने की कोशिश किया। तो यही बिहार है। इसका 3/4 भाग पर कृषि होती है, यानी कि 60% भूमि पर क्या होती है? खेती होती है। और जनसंख्या जो है उसका 80%, जितना हम लोगों का जनसंख्या है उसका 80% लोग कृषि में ही लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? कृषि में। तो इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। चौहद्दी आप लोग पढ़िए लिए है कि नहीं? कहीं से कोई दिक्कत है तो बोलिए हमको। तो इसको हटा दे जरा सा। अब चलिए, अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो थोड़ा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, बहुत आप लोगों को ध्यान से पढ़ा रहे हैं। तो ये था बिहार, है ना? ये है मेरा बिहार, है कि नहीं? बिहार के भी मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार जी हैं, है कि नहीं है? और अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, बहुत अच्छे मत से जीते हैं, एकदम एक तरफा जिसको कह सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं आगे। अब हम लोग यहाँ पे जो चैप्टर लिखेंगे उस चैप्टर का नाम है ना, बिहार संसाधन एवं उपयोग। बिहार संसाधन एवं उपयोग हमारी कोशिश रहेगा कि सबसे बढ़िया पढ़ाएं और आपको दिमाग में अटा दे हर चीज। तो बिहार में अब कितना जिला, कितना प्रमंडल, सब आप लोग जान गए। फिर से एक बार लिख देते हैं। तो बिहार में है आपका भैया 38 जिला, है कि नहीं? और कै प्रमंडल? 9 प्रमंडल। कहीं से कोई दिक्कत है तो बोलते जाइएगा, है कि नहीं? बिहार कैसा है भैया? बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। कृषि प्रधान राज्य है कि नहीं? कृषि प्रधान क्या है? राज्य है। बिहार में क्या है? खनिज का अभाव है। बिहार में खनिज का अभाव है। खनिज का अभाव है। आ गया समझ में? आई बात है? बिहार में खनिज का अभाव है। अब देख लीजिए, बिहार की अगर थोड़ी सी चर्चा हुई है तो यहाँ पे हम भी चर्चा कर देते हैं। क्या चीज? भैया 3/4 भाग। 3/4 भाग का मतलब होता है 60%। कितना प्रतिशत? 60%। भाग में क्या होती है? 60% पर क्या होती है? कृषि या खेती। और जनसंख्या का 80% लोग, है ना? जनसंख्या जितनी है, जनसंख्या का कितना प्रतिशत? 80% किस में लगी हुई है? कृषि में लगी हुई है। कृषि में लगी हुई है लोग, लगी हुई है जनता, है कि नहीं? यहां तक हो गया। चौहद्दी तो आप लोग समझ ही गए हैं। चौहद्दी क्या है इसका? बताइए जल्दी से। तो चौहद्दी में उत्तर में बताइए नेपाल, दक्षिण में बताइए झारखंड, दक्षिण में झारखंड, और उसके बाद आप हमको बताइए पश्चिम में यूपी और पूरब में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। जन जयह जन पूर्ववा वहां बंगलिनिया रहता, है ना गाना जी? हाँ, तो मत जाना है, ना तो फंसा लेगी तो बर्बाद कर देगी, है कि नहीं? तो याद रखिएगा। यहाँ तक खूब बढ़िया से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और बिहार को 2 भागों में कौन सी नदी बांटती है? गंगा। तो ये भी लिख देते हैं। गंगा नदी बिहार को 2 भाग में बांटती है। 2 भाग में बांटती है। कौन कौन भाग में बांटती है? तो उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार किससे त्रस्त है? बाढ़ से। हम लोग किससे त्रस्त हैं? सुखाड़ से। आ गया समझ में? तो हम लोग बाढ़ से सुखाड़ से परेशान है, तो उत्तरी बिहार वाला बाढ़ से परेशान है। तो अब यहां तक तो समझ में आ गया। अब बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? बिहार कब बना था? 22 मार्च 1922 को, है कि नहीं?
अब बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को, 2000 ईस्वी को। उड़ीसा कब अलग हुआ था? तो ये जो दिन मूर्खता दिवस होता है 1 अप्रैल 1936 को, समझे कि नहीं? 22 मार्च 1922 को बिहार बना, उससे उड़ीसा अलग हुआ कितना तारीख को? 1 अप्रैल 1936 को। और झारखंड उससे अलग हुआ तो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। फिर भी बिहार इतना बड़ा है। समझ में आ रही है बात? अब देखिए झारखंड इस हिसाब से क्या हो गया, सब खनिज में वहां चल गया। तो झारखंड में कृषि है नहीं है, वहां खनिज है, वहां क्या है? खनिज राज्य हो गया। कृषि के मामले में कमजोर पड़ जाता है, कृषि में क्या है? कमजोर। अब बिहार क्या है? बिहार कृषि में थोड़ा सा झारखंड से मजबूत है, कृषि है लेकिन खनिज यहाँ है नहीं है, खनिज क्या है? अभाव है। तो जो है हम उसी को इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो है हम उसी को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बिहार में कृषि संसाधन। अगला टॉपिक क्या हो जाएगा? बिहार में कृषि संसाधन। देखते चलिएगा, बिहार में कृषि संसाधन, कृषि संसाधन क्या पढ़िएगा? बिहार में कृषि संसाधन। तो कृषि संसाधन में देखिए हम लोगों के यहाँ फसल है, तो फसलों को भी बहुत सारे प्रकार में बांटा गया है, ध्यान से समझिएगा। हमनी ही ना भादों में जो फसल होता है उसको कहते हैं भदई फसल। कौन सी फसल होती है? भदई फसल उसको बोलते हैं, भदई फसल। भादों में जौन फसल होता है उसको क्या कहते हैं? भदई फसल, मतलब भादों के महीना में होता है। अब देखिए जो फसल भदई के बाद अगहन में होता है तो उसको, अभी अगहन न है, अगहन अभी पूछ चल रहा है, तो अगहन फसल कहेंगे उसको। कौन सा फसल कहेंगे? अगहनी फसल। उसके बाद और कौन सी फसल होती है? हम लोगों के यहाँ तो रबी फसल भी हुई करता है कि नहीं? रबी फसल भी होता है। और फिर एक तो होता है जिसको हम लोग कहते हैं गर्मा फसल, एकदम गर्मी के दिन में जो फसल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गर्मा फसल। कौन सी फसल? गर्मा फसल। तो 4 प्रकार की फसलें होती हैं, उसको ध्यान से समझिएगा सब कोई, है ना? अब देखिए आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए कि हम लोगों बिहारी है, ठेठ बिहारी है, वह में मगहिया है। तो हम लोगों का जो 12 महीना होता है वो जनवरी फरवरी नहीं है ना? हिंदू लोगों का जो पहला महीना होता है ना? हिंदी से जो पहला महीना होता है उसको बोलते हैं चैत। क्या बोलते हैं? चैत। तो याद रखिए, एकदम याद कर लीजिए, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। अंतिम महीना फागुन होता है, समझे कि नहीं? अब पहला महीना क्या होता है? चैत। तो जिस दिन आप लोग, हम लोग जो खुशी जो मनाते हैं होली का रंग खेल करके, तो फागुन में हम लोग अंतिम दिन अगजा जलाते हैं। क्या जलाते हैं? अगजा, कि भैया आज जो है से सब अपने अंदर की बुराई को जला दिए। अब हम लोग कल क्या मनाएंगे? तो कल हम लोग मनाएंगे एकदम नया साल। तो नया साल किसको कहते हैं? पहला दिन जो चैत का होता है हम लोग एकदम मनाते हैं हैप्पी न्यू ईयर। और उसी दिन हैप्पी न्यू ईयर के दिन एकदम रंग लगाते हैं, अबीर उड़ाते हैं, एकदम छुहेड़ा किशमिश हम लोग सबको देते हैं। घर में पुआ बनता है, पूरी बनता है, आलू दम, मसाला कम, भौजी डीजे पर नाचे छमा छम, हैप्पी न्यू ईयर। तो चैत का पहला दिन होता है। समझ में आई बात? तो अब समझ में आ गया होगा बढ़िया से। तो यही भदई फसल है। तो भदई फसल की बुआई कब होगी? सबकी बुआई और कटाई देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बुआई कटाई देखिए हम लोगों के यहाँ जो धान होता है ना बाबू, दूध ढंग से होता है, दूध मौसम में होता है, एकदम भादों में भी होता है। और अभी जो हम लोगों का यहाँ धान जो कट रहा होगा वो अगहनी धान है ना? तो जो धान भादों में एकदम मने तैयार हो जाता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं गर्मी में उसको बो देते हैं और ये कर लेते हैं। कब बो देते हैं? देखिए तो भदई जो फसल होगा इसका बुआई हो जाएगा मई चाहे जून में। कब हो जाएगा? मई चाहे जून में, समझे कि नहीं? अब कटाई इसका कब हो जाएगा? तो इसकी जो कटाई हो जाएगी वो अगस्त चाहे सितंबर में हो जाएगा। कब हो जाएगा? अगस्त चाहे सितंबर में हो जाएगा। तो देखिए इसमें और इसमें दोनों फसल को आप इस मौसम में भी लगा सकते हैं, इसको इसमें भी लगा सकते हैं। तो उस समय जो चावल होगा, उस समय का जो चावल होगा, जो फसल होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? जो फसल होगा उसको कहेंगे भदई चावल। क्या कहेंगे? भदई चावल। उसको क्या कहेंगे? भदई चावल कहेंगे। आ रहा है समझ में ना?
और इस समय क्या होता है, तो बाजरा हो सकता है, मक्का हो सकता है, ये सब फसलें आपकी हो सकती है। उसी प्रकार से अगहनी फसल की जो बुआई होती है, इसकी जो बुआई होती है और इसकी जो कटाई होती है उसको देख लीजिए। तो इसकी जो बुआई होगी तो वह हो जाएगा जून जुलाई में। कब हो जाएगा? जून चाहे जुलाई में, जून या जुलाई में हम लोग कर देते हैं। और इसको काटते कब है? तो इसको अभी देखिए, अभी कट रहा था हाल ही में, अक्टूबर नवंबर में काट देते हैं। कब काट देते हैं? अक्टूबर चाहे नवंबर में। हम लोग तो लेट से खेती करते हैं इसलिए हम लोग नहीं काट पाते हैं। और इसका भी जो फसल होता है तो उसमें भी चावल होता है। क्या होता है? चावल होता है, ज्वार भी होता है, बाजरा भी होता है हम लोग के यहाँ, है ना, मक्का भी होता है। समझे कि नहीं? क्या होता है? मक्का भी होता है और गन्ना भी होता है। क्या होता है? गन्ना। और क्या होता है? अरहर। क्या होता है? अरहर। अब देखिएगा यहाँ, ये जो दो गो फसल आप देखिए, गन्ना हो या अरहर हो, ये जो है ना, ये सब जो चावल उवल है ना, 2-3 महीना में तैयार हो जाएगा। 2-3 महीना में क्या हो जाएगा? तैयार। लेकिन इसको दोनों को 1 वर्ष का समय लगता है। इसको भी साल भर लग ही जाएगा और इसको भी साल भर लग ही जाएगा। समझ में आ रही है बात ना? इन दोनों को साल भर लग ही जाता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। रबी फसल तो आप जान ही रहे हैं। रबी फसल ठंडा के दिन में जिसे कटाई और बुआई, इसको देख लीजिए, कटाई और बुआई। तो इसकी जो कटाई होती है, पहले बुआई लिख दीजिए, पहले काट ही देंगे, बोएंगे तब ना काटेंगे रे। बुआई और कटाई, देखिए ध्यान से। तो इसको जो है रबी फसल को हम लोग बोते हैं कब? तो रबी फसल को बोते हैं हम लोग नवंबर से दिसंबर में। कब बोते हैं? नवंबर से दिसंबर में। अब काटते हैं कब? तो अप्रैल से लेकर के मई के बीच में। कब काटते हैं? अप्रैल से लेकर के मई के बीच में। अप्रैल से लेकर के मई के बीच में इसको काटते हैं। और इसमें आप जानिए रहे कि क्या क्या होता है? गेहूं, चना, मटर, यही सब ना होता है। गेहूं, चना, मटर, और क्या होता है बताइए? सरसों, तीसी, है कि नहीं, तिलहन, दलहन, सब इसी समय ना होता है जी। तो याद रखिए इसको। और इसके बाद आप देखिएगा, गर्मा जो फसल होता है, गर्मा फसल में आता है कौन? जो गर्मी के दिन में होता है, इसमें रसदार फल आएगा या सब्जी आएगा? रसदार फल एवं सब्जी इसी में आएगा। रसदार फल एवं सब्जी इसी मौसम में होता है। क्लियर हो रहे हैं? रसदार फल एवं सब्जी इसमें होता है। और रसदार फल और सब्जी में क्या आ जाएगा? जैसे तरबूजा, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, है ना जी। मूंग का भी दाल इसी में होता है जी। इस समय आपको मूंग का भी दाल आप लोग बो सकते हैं। समझे कि नहीं? लौका उका देखे, लौकी, कद्दू जिसको कहते हैं, लौकी, है कि नहीं, इटी से सब्जी भी जब लिखिए दिए तो सब हो जाएगा। समझे कि नहीं? अब हम लोग बारी बारी से कुछ फसलों को पढ़ लेते हैं जो फसल बिहार में हो रहा है कि नहीं? जौन फसल कहाँ होता है? बिहार में। तो अब सबसे पहले देखते हैं चावल। क्या देख लेते हैं? चावल। अब बताइए, बिहार में 38 जिला है, चावल उत्पादन में नंबर 1 बताइए। चावल उत्पादन में नंबर 1 राज्य जिला बताइए। नंबर 1 जिला बिहार का रोहतास। क्या नाम है उसका? रोहतास। क्या नाम है उसका? रोहतास। अब देख लीजिए, उसके बाद दूसरा नंबर पर कौन आता है? तो औरंगाबाद। कौन आता है? औरंगाबाद। आप लोग किस जिला में हैं? औरंगाबाद में है। तो औरंगाबाद दूसरा नंबर पर आता है। और तीसरा नंबर पर देखिएगा चावल उत्पादन में है तो मधुबनी। क्या नाम है इसका? मधुबनी। आ गया समझ में? तो रोहतास नंबर 1, औरंगाबाद नंबर 2, मधुबनी नंबर 3। किसके उत्पादन के मामले में? चावल के उत्पादन में। जो पहले लिखेंगे वो नंबर 1 रहेगा, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि चावल के उत्पादन में नंबर 1 जिला कौन है? तो रोहतास। सेकंड नंबर पर कौन है? तो औरंगाबाद। अब देख लेते हैं गेहूं के बारे में। अब किसके बारे में देख लेते हैं? गेहूं। तो गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे रहने वाला जिला कौन है? तो इसमें भी रोहतास है। इसमें भी क्या है? रोहतास। दूसरा नंबर पर कौन आता है? तो बक्सर। और तीसरा नंबर पर कौन आता है? तो सारण। क्या है? सारण। देखिए, सारण को ही हम लोग कहते हैं छपरा। सारण को ही क्या कहते हैं? छपरा। समझ में आ रही बात? पश्चिम बंगाल को और पूर्वी बंगाल को देखिए, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। तो आप लोग समझते हैं पश्चिम बंगाल, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? बेतिया। पश्चिमी बंगाल को क्या बोलते हैं? बेतिया।
और पूर्वी बंगाल को क्या बोलते, पूर्वी बंगाल का है, पश्चिमी चंपारण को क्या बोलते हैं, बेतिया। अब पूर्वी चंपारण को क्या बोलते हैं, तो पूर्वी चंपारण को बोला जाता है मोतिहारी। क्या बोला जाता है, मोतिहारी। जहां जहां दिक्कत हो रहा था हम बताते चल रहे हैं। सारण को ही क्या बोलते हैं, छपरा, है कि नहीं। और आप पश्चिमी चंपारण को क्या बोलिएगा, बेतिया। और पूर्वी चंपारण को क्या बोलिएगा, मोतिहारी। देखिए सीतामढ़ी बगल में है, तो सीता जी मोती का माला पहनते हैं, इसीलिए उनका मोतिहारी तो पूर्वी चंपारण में है कि नहीं, पूर्वी चंपारण में है, नहीं पूर्वी चंपारण को ही बोलते हैं। समझ में आ गई बात। जैसे रोहतास को हम लोग क्या बोलते हैं, सासाराम भी बोल देते हैं, है ना। हम लोग भोजपुर जो है ना उसी को बोलते हैं आरा। क्या बोलते हैं, आरा जिला कबारदिले किला, कहते हैं कि नहीं। तो वही आरा जिला मैंने भोजपुर, समझे कि नहीं। अब देखिएगा, आप जब बिहार का नक्शा देखिएगा, देखिए दोनों में आप देखिए ध्यान से, बहुत गौर से समझिए इस चीज को। देखिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर जो है देखिए भोजपुर अहिजा है और सारण अहिजा है। तो अहिजा पड़ी है भैया खेसारी लाल, और अहिजा पड़ी कौन है, पवन सिंह। तो पवन सिंह गाना गाएगा कि आरा जिला कवार दिले किला, है कि नहीं। यहाँ छपरा में है, छपरा का भी बहुत सारा गाना आता है कि नहीं। छपरा जिला रंगदार बा, है ना, कौन बात के डर बा, है कि नहीं। यही सब गाता है कि नहीं इन लोग। एक हो गया पवन सिंह, एक हो गया खेसारी लाल। इसको बोलते हैं, जैसे दोनों का अलग अलग नाम है। कहता है कि हम आरा के हैं, आरा भोजपुर को, और सारण किसको बोलता है, छपरा को। आगे समझ में। अब गंगा नदी के बीचवा में, गंगा नदी बीच में है, दोनों का अलग अलग किए होंगे, दोनों स्थिर रह, तो दोनों भैंसा एक जगह रह जाए तो लड़िए जाएगा, है कि नहीं। तो याद रखिए इस सब चीज को। अब कैसे पढ़ाए तो नहीं के जी अब यहाँ से समझिए, गेहूं के उत्पादन में हो गया। अब तीसरा पढ़ लीजिए मक्का। तीसरा क्या पढ़ लीजिएगा, मक्का। मक्का में देख लीजिए, मक्का में आपको सबसे ज्यादा किस जिला में होता है, तो कटिहार में। किसमें होता है, कटिहार में। मक्का सबसे ज्यादा कहाँ होता है, कटिहार में। उसके बाद कहाँ होता है, तो बक्सर में। कहाँ होता है, बक्सर में है। मक्का कहाँ होता है, खगड़िया में ना। उसके बाद दूसरा नंबर पर, हाँ खगड़िया में। दूसरा नंबर पर कहाँ होता है, खगड़िया में। मक्का कहाँ कहाँ होता है, तो कटिहार में बहुत ज्यादा होता है, उसके बाद खगड़िया में होता है, और तब कहाँ होता है, तो सहरसा में। कहाँ होता है, सहरसा में। उसके बाद चौथा फसल देख लीजिए, जिसको कहते हैं तेलहन। क्या बोलते हैं, तेलहन। तो तेलहन के भी उत्पादन में आप ध्यान से समझिएगा, सबसे ज्यादा है कौन, पश्चिमी चंपारण, जिसको हम लोग कहते हैं बेतिया। क्या बोले थे, बेतिया। अब तो याद रहेगा ना। अब देखिए तेलहन में दूसरा कौन हो गया, तो बेगूसराय। बेगूसराय, और शेखों की लकी बेगम, बेगम से बेगूसराय, है कि नहीं। तो ये दो याद रखिएगा। और पांचवा तेलहन के बाद है दलहन। तो देखिए दलहन के मामले में सबसे आगे है पटना। कौन है, पटना। और दूसरा नंबर पर है फिर औरंगाबाद, अपना जिला, है कि नहीं। कौन जिला, औरंगाबाद। और तीसरा नंबर पर है क्या चीज, कैमूर। तीसरा नंबर पर क्या है, कैमूर, है कि नहीं। तो 5 गो फसल देख लिए। क्या गो फसल देख लिए, 5 गो देख लिए। अब देख लेते हैं और फसल। 5 फसल का हम लोग अध्ययन कर लिए। अब देख लेते हैं छठा, है ना, छठा देख लेते हैं। तो छठा जो फसल है उसका नाम हम बताते हैं आपको, है ना, जिसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। छठा में गन्ना देख लीजिए। क्या देख लीजिएगा, गन्ना। क्या देख लीजिए, गन्ना। तो गन्ना जो है, गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है, पश्चिमी चंपारण में। कहाँ होता है, पश्चिमी चंपारण में। उसके बाद कहाँ तक, गोपालगंज में। उसके बाद कहाँ तक, गोपालगंज में। और कहाँ होता है, तो पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोतिहारी। और इसको क्या बोलते हैं, बेतिया। अब तो गड़बड़ाइएगा नहीं। अब देख लीजिए 7वां फसल हम लोग देखते हैं। 7वां फसल में आप लोग आइए, जूट। क्या है ये, जूट। जूटे को क्या बोलते हैं, पटसन। क्या बोलते हैं, पटसन। इसी को कहा जाता है गोल्डन फाइबर। क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर। जिसे बुड़वा नहीं बनाया जाता है, जो भैंसियन के गैयन को उड़ावल जाता है, तो वही बुड़वा बनता है। समझे कि नहीं, ध्यान समझिएगा। जो जूट और पटसन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, पूर्णिया। कहाँ होता है, पूर्णिया। और कहाँ होता है, तो उसके बाद कटिहार। उसके बाद कहाँ, कटिहार। और तीसरा कौन है, तो किशनगंज। तीसरा का कौन है, किशनगंज। आपको याद नहीं है तो याद रखिएगा। जूट के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो पश्चिम बंगाल। राज्य में अगर पूछेगा तो क्या बताइएगा, पश्चिम बंगाल। देश भर में राज्य पूछेगा तो पश्चिम बंगाल। दूसरा नंबर पर कौन है, तो बिहार, जूट उत्पादन के मामले में। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा समझ में। और देश में अगर सबसे ज्यादा कौन देश में,
तो देश की चर्चा होगी तो बांग्लादेश में सबसे ज्यादा कहाँ, बांग्लादेश में, और दूसरा नंबर पर कहाँ, भारत में। तो राज्य हो गया। अगर इसी का हम लोग देखेंगे देश लेवल पर, तो जूट सबसे ज्यादा होता है कहाँ, बांग्लादेश में। कहाँ होता है, बांग्लादेश में। और दूसरा नंबर पर कहाँ होता है, भारत में। आ गया समझ में। अब देख लीजिए, ये हो गया। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तंबाकू। तंबाकू जो होता है सबसे ज्यादा कहाँ, तो तंबाकू याद रखिएगा, तंबाकू जो सबसे ज्यादा होता है दरभंगा में होता है। कहाँ होता है, दरभंगा में। और कहाँ होता है, तो सहरसा में। और कहाँ होता है, सहरसा में। तंबाकू सबसे ज्यादा वही होता है। यहां तक का मैटर आप लोग समझ लिए होंगे बहुत अच्छा से, कहीं से कोई दिक्कत है। अब देख लीजिए, बिहार में जो कृषि था, कृषि में चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, कपास, तंबाकू, ये सब जो हम लोग देख लिए, तो ये सबको हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग देखते हैं कि बिहार में जो कृषि समस्याएं हैं, आखिर कृषि भी बहुत ज्यादा नहीं है, क्यों, कृषि में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि बिहार में जो कृषि की समस्याएं हैं उसके बारे में हम लोग अवगत होते हैं। तो अब हम लोग देख लेंगे बिहार में कृषि समस्याएं, क्या देख लेंगे, कृषि समस्याएं। अब हम लोग बिहार में क्या देख लेंगे, कृषि समस्याएं देख लेंगे। तो हम लोगों के यहाँ जो कृषि में समस्याएं कौन कौन वजह से आती है, तो सबसे पहला ध्यान समझिए, ये होती है हम लोगों के यहाँ सबसे ज्यादा समस्या इसलिए होती है कि हम लोगों का जो खेत है ना बहुत छोटा छोटा है। काहे छोटा छोटा है, तो बांट करके छोटा हो गया। बाबा के था 20 बीघा, 5 गो लेकर हुआ तो 4-4 बीघा पर आ गया। वो चारों में से एगो के है 5 गो, तो आ गए कट्ठा में आ गए। अब कहाँ आ गए, कट्ठा में। 4 गो रहता तब ना एक बीघा होता, तो अब आ गए एक गो के 5-5 गो है, तो एक बीघा तो न रह गया। तो खेत क्या हो गया, छोटा। एक एक खेत में आरी पर आरी देते जा रहे हैं। तो खेत का आकार छोटा होना सबसे बड़ी समस्या यही है। खेत का आकार क्या होना, छोटा होना। खेत का आकार छोटा होना, ये पहली मैंने ये बात है, गड़बड़ी वाली बात है। और दूसरा उसके बाद है उन्नत जो किस्म का जो है कृषि यंत्र का अभाव होना, है कि नहीं। जो कृषि यंत्र होना चाहिए जितना उन्नत तरीके का, वो हम लोगों को नहीं मिल पाता है बिहार के लोगों को। ये भी एक समस्या है। तो क्या समस्या है, उन्नत किस्म का, उन्नत किस्म का है ना, उन्नत किस्म का कृषि यंत्र का अभाव, कृषि यंत्र का अभाव, उन्नत किस्म के कृषि यंत्र का अभाव। तीसरा क्या है, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का परंपरागत बीज का प्रयोग करना। हम लोग जो बब्बे से चला ला रहा है ना जो बीज, वही छिटा रहा है, तो का धान और गेहूं होगा ज्यादा, है कि नहीं। अब तो नया टेक्निक वाला एकदम रासायनिक उर्वरक, रासायनिक बीज आएगा तब ना कि कमे बीज रहे और ज्यादा फल दे। तो उसन का ना बीज चाहिए, तो वो हम लोगों को उपलब्ध नहीं होता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है क्या चीज, परंपरागत बीज का प्रयोग करना। परंपरागत बीज का प्रयोग करना, बीज का प्रयोग करना, ये भी एक कारण है। परंपरागत बीज का प्रयोग करना ये भी कारण है। हम लोगों के यहाँ वर्षा की भी अनियमितता है। कखनी क्या हो जाएगा समझने में नहीं आ जाएगा, है ना। वर्षा की अनियमितता, अनियमितता, कब बाढ़ आ जाएगा, कब सुखाड़ आ जाएगा, कहीं ना पानी पड़बो नहीं करेगा। कोई जो है ना वर्षा हम लोगों का रेगुलरिटी नहीं है कि आज पड़बे करेगा, है कि नहीं। तो वर्षा की अनियमितता भी है। आज देख लीजिए सबसे बड़ी बात है, बिहार जो है ना एक गरीब राज्य है। यहाँ अधिकांश लोग कैसा है, तो गरीब है। तो गरीब हैं तो भैया आप पूंजी भी खेत में हम लोग ज्यादा नहीं लगा पाते हैं। तो यानी कि पूंजी का अभाव, क्या है, पूंजी का अभाव। हम लोग को जितना चीज चाहिए, उन्नत बीज चाहिए, तो उसके लिए पैसा नहीं है। उन्नत है ना, हम लोगों को एकदम ट्रैक्टर वगैरह हो जाता, रोपने वाला मशीन हो जाता, काटने वाला हो जाता, थ्रेसर हो जाता, तो ये सब का अभाव है हम लोगों के यहाँ, है कि नहीं। गांव में अगर एगो ट्रैक्टर हो गया ना, तो सब ओकरे टुकुर टुकुर देख रहा कि हमारे कहीं कहीं जोतता। अपन अपन ट्रैक्टर रहता तो क्या होता, सबको मिल जाता ट्रैक्टर। अगर हम कैसे हो, अगर कृषि मंत्री बन जाते ना, तो हम सब किसान को एक ट्रैक्टर, एक हार फार को सब दे देते, है ना, काटने वाला मशीन दे देते, सबको फ्री में दे देते। कैसे दे देते, फ्री में। जाओ अपना खेती करो, एकदम धूम मचा दो खेती में, खूब कमाओ, खूब रखो। और एकदम किसान का जो धान होना चाहिए ना, वो लिया जाता कम से कम। मसूरिया जो धनवा होता है, उसका कीमत जब धान खरीदने का समय रहेगा ना, तो देखिएगा हम लोग से ले लेगा कम दाम में, 1800, 1900, 1700 में ले लेगा। बेचेगा उसी को कितना में, 2900, 3000। कम से कम धान की कीमत कितना होना चाहिए था किसान को, 3000 रुपया।
है ना। 1 क्विंटल का कितना कीमत मसूरी धान का 3000, और सोनमो अब ज्यादा तो कम से कम 4500 5000 रहना चाहिए था, तब ना किसान माला माल होता है कि नहीं। इस समझ में नहीं। अगर खेती को बढ़ाना है तो कृषि को क्या करना है, डेवलप करने के लिए आपको धान ज्यादा कीमत पर खरीदना पड़ेगा। किसानों को एकदम डीजल दीजिए फ्री में, सब कुछ फ्री कर दीजिए, ले जाओ, है कि नहीं। क्योंकि 80% आबादी जो है से कृषि पर है कि नहीं। तो बिहार तो उन्नत बनबे करता, लेकिन अब क्या हम बोले, यानी अगर वीडियो सुन करके कोई नेता मंत्री अगर सुन ले तो समझ में आ जाए, है कि नहीं। अगर देख लीजिए छठा देख लीजिए क्या है, तो बिहार, हाँ, बाढ़ की समस्या है उत्तरी बिहार में जी। बाढ़ की समस्या कहाँ है, उत्तरी बिहार में। और दक्षिणी बिहार में क्या है, सुखाड़ की समस्या। ले, एक दिन बाढ़े है और एक दिन सुखाड़े है कि नहीं। तो इससे हम लोग जूझ रहे हैं, तो इस पर भी ध्यान देना होगा, एकदम ध्यान देना। तब पनिया को हम लोग मोड़ मार करके जानते हो कहाँ गिरा देते थे, अपना स्टोर करते और समय समय पर पाकिस्तान देने जाकर के ठेल देते, है कि नहीं। चल जाओ उधर है तो चल जाओ, नेपाल देने ठेल देते, उल्टिए में धारा बहा देते। लेकिन तो समझ में नहीं आता कैसे कैसे क्या होता है। 8वां, अब देख लीजिए, अधिक मात्रा में हम लोग उर्वरक का प्रयोग और कीटनाशक का प्रयोग कर देते हैं, है ना। खेती उपजाने के लिए क्या कर देते हैं, अधिक मात्रा में क्या करते हैं, उर्वरक, है ना। जैसे देखिए, नहीं जो भी पानी है, देखिए दक्षिणी बिहार तरफ नदियां कम है, तो हम लोग बहुत सारे पानी को स्टोर करके ना, उसकी दिशा को बदल करके हम लोग वैसे जगहों पर भी पहुंचा सकते हैं जहां पे पानी का अभाव है। तो इस पर ध्यान रखिएगा तब ना। आप बाढ़ को, सिर्फ बाढ़ आ गया उसी में आपको बाढ़ बचाव में दुनिया के रुपया मिला, सब रुपया खा जाते हैं आप लोग, है कि नहीं। सरकार तो और खाने लगती है। उसको सबसे पहले बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए जो भी पानी आ रहा है उसकी दिशा को सिर्फ मोड़ना है कि नहीं। दिशा खाली मोड़ करके अगर वैसी जगहों पर पहुंचा दे जहां पानी का अभाव है, तो दोनों काम हो जाएगा। हम बाढ़ से भी बच जाएंगे, उधर पानी भी पहुंच जाएगा, है कि नहीं। तो ये सब सोचने वाली बात है। अधिक मात्रा में उर्वरक एवं कीटनाशक का प्रयोग करना, ये भी हमको खेती की समस्या में ही आता है। हम लोग को रहते हैं कि भैया जल्दी से जल्दी उपज जाए, लेकिन सब खेत में क्या हो जाता है, खराब हो जाता है ना। मिट्टी का अपरदन बहुत बड़ी समस्या है। मिट्टी का अपरदन मैंने कटाव। मिट्टी का, जैसे हम लोग जो खेती करते हैं तो ऊपरले मिट्टी में ना सब पोषक तत्व है जो जिससे पेड़ पौधे लगते हैं, और ऊपरले ही वाला मिट्टी कट जाए तो कहाँ से फिर खेती होगा। तो मिट्टी के अपरदन एवं भूमि निम्नीकरण, है कि नहीं। भूमि निम्नीकरण का क्या होना चाहिए, भूमि निम्नीकरण की समस्याएं हैं, ये नहीं होना चाहिए, इस पर रोक लगना चाहिए, है कि नहीं। तब जाकर के हम लोगों के यहाँ बिहार में कृषि की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। ये सब हमारी समस्या है, ये सब हमारी क्या है, समस्या है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बिहार में नहर। हम लोग क्या पढ़ेंगे, बिहार में नहर। तो इसको जरा सा देख लेते हैं, बिहार में नहर, तो ध्यान से समझिएगा। बिहार में नहर को समझते हैं बढ़िया से। तो बिहार में जो नहर है, तो एक सबसे पहला सबसे पुराना नहर है जिसका नाम है सोन नहर, याद रखिएगा। इस सोन नहर में पानी कहाँ से मिलता है, तो सोन नदी से मिलेगा पानी। इसको कहाँ से मिलेगा, तो पानी मिलेगा किसको, कहाँ से, सोन नदी से। अब बताइए सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो आपको पढ़ाए थे, नहीं याद भूल जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की चोटी से सोन नदी निकलता है, और ये कहाँ मिलती है, आकर के बिहार में पटना में मिल जाती है, समझे कि नहीं। पटना में गंगा नदी से मिल जाती है, समझे कि नहीं। तो अमरकंटक की चोटी से कौन निकलता है, सोन नदी। तो सोन नदी के पानी से क्या हुआ है कि नहरें निकाली गई हैं सिंचाई करने के लिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सोन नहर। क्या बोलते हैं उसको, सोन नहर। और ये क्या है भैया, तो सबसे पुराना है। कब बना था, 1874 ईस्वी में। 1874 ईस्वी में ये बना था, यानी कि आजादी से पहले ही की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा ई पटवन देता है, यानी कि 4 लाख हेक्टेयर भूमि कोई पटाता है। कितना, 4 लाख हेक्टेयर भूमि। कितना भूमि, 4 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करता है, समझे कि नहीं। और इसको हम लिख सकते हैं कि यह बिहार का सबसे पुराना नहर है। बिहार का सबसे पुराना नहर है। सिंचाई के लिए नहर चाहिए, नहर है सोन नहर। सोन नहर में पानी कहाँ से आता है, सोन नदी से। सोन नदी कहाँ से निकलती है,
तो एमपी में है अमरकंटक की चोटी से, अमरकंटक की चोटी से। अब आया समझ में? अमरकंटक की पहाड़ी है तो वहां से चोटी से सोन नदी निकलता है। कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी। तो ये पहला नहर हो गया। और जो दूसरा नहर है उसको हम लोग बोलते हैं सारण नहर। क्या बोलते हैं? सारण, छपरा वही, सारण नहर, सारण नहर। तो सारण नहर क्या है? तो देखिए ध्यान से, सारण नहर जो है इसका अन्य नाम है गोपालगंज नहर। इसका अन्य नाम क्या है? गोपालगंज नहर। इसका अन्य नाम भी कह सकते हैं, गोपालगंज नहर भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? गोपालगंज नहर। काहे गोपालगंज नहर कहेंगे? क्योंकि गोपालगंज से ही नहर आ रही है, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं? गोपालगंज नहर। गोपालगंज में है। कब बना था? बना कब था? बना कब? देखिए है न, बना कभी? तो बना था 1880 में। कब बना था? 1880 ईस्वी में बना था। ये किधर है? तो भैया ये सब पड़ता है उत्तरी बिहार में, तो ये उत्तरी बिहार में है। ये कहाँ है? तो दक्षिणी बिहार में है। तो ये उत्तरी बिहार में, दक्षिणी बिहार में है। समझ में आ रही है बात? उत्तरी बिहार में है ये। अब एक ठो आता है नहर, त्रिवेणी नहर। एक और नहर कौन आता है? त्रिवेणी नहर। तीसरा जो नहर है उसका नाम बताइए। तो बताएगा त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी नहर। अब ध्यान से समझिए, त्रिवेणी नहर। तो त्रिवेणी नहर है कहाँ? पश्चिमी चंपारण में। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। इसमें पानी कहाँ से मिलता है? गंडक नदी से। पानी कहाँ से मिलता है? गंडक नदी से। कहाँ से मिलता है? गंडक नदी से। कहाँ से? गंडक नदी से पानी प्राप्त करता है। पश्चिम बंगाल में त्रिवेणी नहर कहाँ? एक जगह है वाल्मीकि नगर। कहाँ है जगह? वो वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर से निकलता है। कहाँ से है? वाल्मीकि नगर में है। समझ में आ रही है बात? तो वाल्मीकि नगर में है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये कब बना था? तो 1903 ईस्वी में। कब? 1903 ईस्वी में बना था। समझे कि नहीं? वाल्मीकि नगर में यह नहर होता है। कौन नहर? त्रिवेणी नहर। और ये कहाँ पड़ता है वाल्मीकि नगर? तो पानी पश्चिमी चंपारण में। इसको पानी कहाँ से मिलता है? तो गंडक नदी से। अभी आप गौर से देखिए जरा सा, तो ये तीनों के तीनों आजादी से पहले ही का नहर है। ये तीनों का तीनों देखिए ना, 1874 में, 1880 में, 1903 में। तो सब तो आजादी से पहले ही है। भारत आजाद हुआ 1947 में। कब आजाद हुआ है? 1947 में। तो आजादी के बाद नहर देख लेते हैं। ये तो आजादी से पहले हो गए। तो अब पढ़ लेते हैं आजादी के बाद नहर। आजादी के बाद नहर, आजादी के बाद नहर। आजादी के बाद के नहर को देखिए। सबसे पहला चीज समझिएगा, एक है कोसी नहर। क्या नहर है? कोसी नहर। क्या है ये? कोसी नहर। समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं से? तो कोसी नहर को ध्यान से समझिएगा। कोसी नहर का पानी, कोसी नहर में कोसी नहर का पानी तो कोसी नदी से आएगा। नहर का नाम रहेगा कोसी, तो आएगा गंगा से, कोसी से आएगा। ये तो अपना कॉमन सेंस है। तो कोसी नहर, कोसी नहर का पानी कहाँ से आएगा? कोसी नदी से। बोलबे नहीं करता है। कहाँ से आएगा जी? कोसी नदी से आएगा। कोसी नहर में पानी कहाँ से आएगा? तो कोसी नदी से होगा। ये बना कब था? 1955 में। कब बना था? 1955 ईस्वी में। समझ में आ रहा है बात? कब बना था? 1955 में। इसमें से 2 गो नहर निकाला गया है। कोसी माने नदी से कितना नहर निकाला गया है? 2 गो, है ना? कितना नहर निकला है? 2 नहर। इससे 2 नहर निकला है। इससे 2 नहर निकला है। देखिए ध्यान से, 2 नहर कौन कौन निकला है इसको जरा सा समझ लीजिए। तो एक है पश्चिमी नहर, एक है पूर्वी नहर। जैसे कोसी नहरिया है ना, तो एगो ई साइडवा में, एगो ई साइडवा में। जैसे देखिए यहाँ से उत्तरी बिहार में बाढ़ आएगा, बिहार में पूरा एकदम। तो इधर से कोसी जो है, तो एक मैंने एक ठो इधर निकल गया नहरिया। एगो कोसी नदी ऐसे आया ना, लंबे ऐसे आया ना, तो एगो ई साइड में चला गया, एगो ई साइड में चला गया। समझ में आई बात है? तो कहने का मतलब ये है कि एक ठो को कहेंगे पश्चिमी नहर और एक ठो को क्या कहेंगे? पूर्वी नहर। क्या कहेंगे इसको? पूर्वी नहर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? पूर्वी नहर कहेंगे, है ना? ये जो पश्चिमी नहर है 115 किलोमीटर का है नहर। कितना नहर है ये? 115 किलोमीटर। ये वाला जो नहरिया है ना, ये 44 किलोमीटर का है। ये कितना का नहर है? 44 किलोमीटर का। तो इसमें समझ में आ गया बात है। और दूसरा जो नहर है उस नहर का नाम है गंडक नहर। क्या नाम है इसका? गंडक नहर। गंडक नहर के बारे में समझ लीजिए। तो गंडक नहर कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। चूंकि गंडक नदी पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर प्राय अभी है कि नहीं, तो पश्चिमी चंपारण।
पश्चिमी चंपारण में कौन जगह है? तो वाल्मीकि नगर। कौन नगर है? वाल्मीकि नगर। कौन नगर? वाल्मीकि नगर। गंडक नहर उसको बोलेंगे, गंडक नदी पर है। कहाँ है ये? गंडक नदी पर है। कहाँ है ये? गंडक नदी पर। गंडक नदी कहाँ से निकली है? गंडक नदी से निकली है। गंडक नहर कहाँ से निकली है? गंडक नदी से। क्लियर हो गया? अब देखिए, जब भी नहर निकलेगा तो आप बांध बना करके ही नहर निकाल सकते हैं। समझ में आ रही बात ना? तो अब जहां जहां नदी घाटी परियोजना है बिहार में, जरा उसको देख लेते हैं। नदी घाटी परियोजना का मतलब क्या? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो बहुउद्देशीय का मतलब क्या? हम लोग तो बांध बना रहे हैं, लेकिन उससे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति किया जा रहा है। मछली पालन कर रहे हैं, नहर निकाल रहे हैं, बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, पर्यटक स्थल बना रहे हैं, सड़कें वहां पर बना दे रहे हैं, पुल बना करके सड़क बना दे रहे हैं, और है ना, हम लोगों को डूबने से गांवों को बचा रहे हैं। बहुत सारे उद्देश्य हो जा रहे हैं, है ना। तो उसी को कहते हैं नदी घाटी परियोजना। तो अब हम लोग जरा सा देख लेते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय नदी घाटी, और सिर्फ बिहार का पढ़ेंगे। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है कि नहीं? सिर्फ बिहार का हम लोग को पढ़ना है, तो बिहार ही को देखेंगे। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो सबसे पहला परियोजना है, देखिए सबसे पहले नहीं है, है ना। आप समझ में आपको आना चाहिए कि सोन नदी सबसे पहले नहर वहां निकाला गया है, लेकिन हम लोग तभी पढ़ेंगे कोसी नदी घाटी परियोजना। कोसी जो है ना, ये बिहार का शोक कहा जाता था। इस नदी कहा जाता है, कहा जाता था नहीं, कहा जाता है। दामोदर घाटी जो है, दामोदर नदी जो है, वह पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था, अब नहीं। लेकिन कोसी नदी अभी भी बिहार के लिए क्या है? शोक है। तो कोसी नदी पर भी बांध बना करके कुछ तो कंट्रोल किया गया है, लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे कोसी नदी घाटी परियोजना। क्या कहेंगे? कोसी नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना, यानी कि यहाँ पे बांध बन गया। कहाँ पर बांध बना है? तो भारत और नेपाल, बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर हनुमानगढ़ में। कहाँ पे बना है? हनुमानगढ़ में। पढ़ाई बुक किए हैं आप लोग, ध्यान नहीं देते हैं। तो कोसी नदी घाटी परियोजना कहाँ है? तो कोसी नदी पर है। इसको पूरा को बांध कहिए ना भाई। तो कहाँ है? तो कोसी नदी पर है। कहाँ पर है? कोसी नदी पर है। समझ में आ रही है बात? कहाँ है? कोसी नदी पर है। इस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ये नदी कैसी है भैया? तो बिहार का शोक है। शोक का मतलब कि आती है तो बहुत तेज रफ्तार में आती है, सबको दहा बहा ले जाती है। रात में सुतल रहिएगा, खटिया मालूम चलेगा कि सुतल थे खगड़िया, अभी सुतल थे आप लोग उधर सीतामढ़ी देने, चल जाइएगा कहाँ? पूर्णिया देने, है कि नहीं? तो इस करे से कौन रास्ता से निकल जाएगी? रास्ता भी बदलने में बड़ी तेज है ना। 76 है ये, है कि नहीं? कने से कने घूम जाते हैं। कोसी नदी पर है। तो अब याद रखिएगा 76 कोसी नदी। बिहार का शोक किसको कहते हैं? क्या कहते हैं? बिहार का शोक इसको कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था इसको बनाने का? उद्देश्य तो इसका बहुत था, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था बाढ़ पर नियंत्रण। बाढ़ पर नियंत्रण, इसका मुख्य उद्देश्य था बाढ़ पर नियंत्रण। समझे कि नहीं? तो ये बाढ़ पर नियंत्रण माने बहुते हद तक नहीं कर पाए, लेकिन बहुते हद तक ठीक कर दिया है। ठीक है कि नहीं? तो याद रखिएगा, तो बाढ़ पर नियंत्रण करना था। यह सबसे तेज धार से बहने वाली नदी है। यह सबसे तेज धार से बहने वाली नदी है। याद रखिएगा, सबसे तेज धार से बहने वाली नदी है ये। समझे कि नहीं? आई बना था कब? ये बना था 1955 में। कब बना था? 1955 में। देखिए 1955 ईस्वी में। याद रहेगा ना? है कि नहीं? और यह है कहाँ? तो यह बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर, नेपाल के बॉर्डर पर है। कहाँ है? बॉर्डर पर है। बॉर्डर पर है तो मतलब कहाँ? हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ है ना जी, नगरी कहाँ हम बोले हैं? तो नहीं हमरा गड़बड़ा देगा। हनुमानगढ़ कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। समझे कि नहीं? और याद रखिएगा, यह बिहार का, माने यह जो है बिहार का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना है। यह बिहार का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना है। नदी घाटी परियोजना है। यह बिहार का सबसे बड़ा नदी घाटी क्या है?
परियोजना है। समझ में आ गया बात है। अब दूसरा हम लोग पढ़ लेते हैं सोन नदी घाटी परियोजना। क्या पढ़ लेते हैं? सोन नदी घाटी। पढ़ तो लिए इसको, सोन नदी घाटी परियोजना को। सोन नदी घाटी परियोजना अब ये ना पढ़े कि अमरकंटक से ही निकलती है, मध्य प्रदेश में है और पटना में आकर के मिलती है। ये कहाँ रहेगा? तो सोन नदी पर। ये है कहाँ? देखिए रोहतास के आसपास में, रोहतास के आसपास में इंद्रपुरी जगह पर। कहाँ पर? इंद्रपुरी, इंद्रपुरी में। तो सोन नदी पर नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी सोन नदी पर है, लिख दीजिए सोन नदी पर है। और सोन नदी पर है कहाँ पर? तो यह इंद्रपुरी में है। कहाँ है? इंद्रपुरी में है। इंद्रपुरी है तो कहाँ? रोहतास के आसपास में है ना, वहां पर है ये वाला माने बांध। समझे कि नहीं? और ये कब बना था? तो 1874 में। कब बना था? 1874 में। समझे कि नहीं? और याद रखिएगा सोन नदी घाटी परियोजना कहाँ है? तो सोन नदी घाटी परियोजना आपको यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, सोन नदी घाटी परियोजना को ध्यान से समझिए कहाँ पर है सर। देखिए आपको सोन नदी घाटी परियोजना कहाँ गए? ये देखिए यहाँ पर है, इस जगह पर है। समझे कि नहीं? तो ये कहाँ चला आया है? तो ये दक्षिण में है, इधर पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम के कोना पर है। कहाँ है? दक्षिण पश्चिम के कोना पर। अरे नीचे दक्षिण हो गया ना, आई पट्टी पश्चिम हो गया, तो वही ना हो गया, दक्षिण पश्चिम कोना पर। तो इसको भी लिख सकते हैं कि बिहार के दक्षिण पश्चिम कोना पर, बिहार के दक्षिण पश्चिम कोना पर है स्थित है सोन नदी का बांध। समझे कि नहीं? तो अब हम लोग पढ़ लेंगे क्या चीज? गंगा नदी, गंडक नदी घाटी परियोजना। क्या पढ़ लेंगे? गंडक नदी घाटी परियोजना। ये कैवा हो गया? तीसरा ना? हाँ तीसरा, गंडक नदी घाटी परियोजना। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, गंडक नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ लेते हैं। समझे कि नहीं? तो गंडक नदी घाटी परियोजना देख लीजिए, गंडक नदी पर बना हुआ है, सीधी सी बात है। कहां पर बना हुआ होगा? गंडक नदी पर है। यह बांध कहां बनेगा? तो गंडक पर बनेगा। समझे कि नहीं? बनेगा। कहां पर है? तो पश्चिमी चंपारण में है। अभी तो पढ़ाए पश्चिमी चंपारण में भी। कहां? वाल्मीकि नगर में। कहां? वाल्मीकि नगर में। एकदम याद कर लीजिए, एक ही बतिया को 20 बार तो बोल रहे हैं। पश्चिमी चंपारण में भी कहां? वाल्मीकि नगर पर है। कहां है? वाल्मीकि। वाल्मीकि नगर पर भी कहां? तो एगो जगह का नाम है कि नहीं? उसको कहते हैं भैंसा लोटन। कौन जगह पर है? भैंसा लोटन जगह पर है। भैंसा लोटन जगह पर है कि नहीं? याद रहेगा कि नहीं? ये तो एकदम मार दीजिएगा। कहां पर है? भैंसा लोटन जगह पर है। समझ में आ गई बात? गंडक नदी घाटी परियोजना भैंसा लोटन जगह पर है। समझे कि नहीं? गंडक नदी से कै गो नहर निकलता है? 2 नहर। कै गो निकलता है? 2 नहर। अभी पढ़ाए हैं आप लोगों को। एक है गंडक नहर और एक है त्रिवेणी नहर, है कि नहीं? गंडक नहर और दूसरा का क्या है? त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर। एक है क्या चीज? गंडक नहर, एक क्या है? त्रिवेणी नहर, है कि नहीं? आपको याद होना चाहिए यह उत्तरी बिहार का, किधर? उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार बोले तो ऊपर में। यह उत्तरी बिहार का दूसरी सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दूसरी सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। नदी घाटी परियोजना है। समझ में आया बात? जितना पढ़ा रहे उतना ही देखना है। सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और आपको याद होना चाहिए कि इन नहर क्यों निकाले गए हैं? सिंचाई के लिए। किस लिए? सिंचाई के लिए। तो अब देखिए सिंचाई की अगर आप बात करते हैं तो सिंचाई में हम लोगों के यहाँ सबसे ज्यादा किससे होता है सिंचाई? तो नलकूप से। सबसे ज्यादा किससे? नलकूप से। और तब जाके नहर से। तब जाके किससे? नहर से। और अन्य में फिर आता है सिंचाई किससे करते हैं? तो अहरा से, पोखरा से, पईन से, यही सबसे न करते हैं जी। तो याद रखिएगा नलकूप से। नलकूप बोले तो क्या चीज? सिंचाई होती है हम लोगों के यहाँ, यानी कि कुआं खाद करके भूमिगत जल से, है कि नहीं? नलकूप बोले तो कैसे? इसका नीचे ही से पानी खींच करके निकालते हैं। तो भूमिगत जल से, मतलब भूमि के नीचे जल से निकालते हैं। 63% सिंचाई इसी से होती है। कितना परसेंट? 63%। याद रखिएगा
अब 20% इससे होती है और बाकी बच गया तो अन्य में यही हो जाएगा, इससे हम लोग करते हैं, समझे कि नहीं? तो याद रखिएगा 17%, हाँ 17% इसी से होता है, समझे कि नहीं? तो ये जो नलकूप कैसे निकलता है, तो भूमिगत जल है, एक तरह से कैसा जल है, भूमिगत, कुआं खान करके है ना, हाथ से ऐसे करके पटा देते हैं। तो 63% लोग इसी से सिंचाई करते हैं, समझ में आ गया बात? तो ये हम लोगों ने पढ़ा नदी घाटी परियोजना, नहर सिंचाई के बारे में हम लोगों ने देखा। अब जरा सा बिहार में जो भी वन पाए जाते, वन तो है नहीं लेकिन जो भी वन पाए जा रहे हैं उसके बारे में देख लेंगे। क्या देख लेंगे? बिहार के वनों के बारे में। बिहार में वन 17 जिला में तो वन है ये नहीं है, बिहार में वन पर फोकस करते हैं। किस पर फोकस करते हैं? वन पर। तो बिहार में वन, देखिए राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, याद रखिएगा, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार किसी भी क्षेत्र में कितना वन चाहिए? 33%। कितना वन चाहिए? 33%, है कि नहीं? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार अगर बात कीजिए तो वन कितना चाहिए? 33%। लेकिन आपको भारत में कितना है? तो भारत में 19% पहले था, अब कितना हो गया? 24%। कितना हो गया? 24% हो गया। अगर हम लोग बिहार में वन की बात करेंगे तो बिहार में जो वन है वह है 6.6%। अभी नीतीश सरकार जो ध्यान दिए है ना, अब हो गया है कितना? 7%। अब कितना हुआ है? 7%। कितना हुआ है? 7%, समझे कि नहीं? यानी कि 9 के बराबर वन है। कैसा वन है? 9 के बराबर। चाहिए 33% है, 7%, कोई है जी? वन है ये, है कि नहीं? एकदम 9 के बराबर वन है। क्लियर हो गया कि नहीं? यहाँ वन भी जो मिलेगा ना, तो यहाँ पर्णपाती वन है। कैसा वन है? पर्णपाती वन है। पर्णपाती वन, पर्ण माने पत्ता, पतपाती माने गिराना, जो अपने पत्तों को गिराती है और फिर वसंत ऋतु में उनके पत्ते क्या हो जाते हैं? उग जाते हैं। तो वैसा वन है कि नहीं? तो इसमें देखिएगा हम लोगों के यहाँ जो वन पाए जाते हैं, इस आधार पर 2 तरह के वन है। कितना तरह के वन है? 2 तरह का है। एक है आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन, और एक है शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र का मतलब जहां वर्षा ज्यादा होगा वहां पे वन, और जहां पे पानी कम पड़ेगा वहां पे शुष्क वन। ये तो दिमाग अपने से लगाइए। आर्द्र का मतलब जहां पे बारिश होगी, और जहां पे वर्षा कम होगा, दोनों जगह एक ही टाइप का पेड़ है। इसमें भी आम, बरगद, पीपल, है कि नहीं? और जो था जामुन, यही सब है। इसमें भी वही है, आम, बरगद, पीपल, जामुन, यही सब होता है। दोनों में पेड़वन सेम है, लेकिन एक को कहा जाता है आर्द्र पर्णपाती वन, एक को कहा जाता है शुष्क पर्णपाती वन। तो आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिएगा, ये आपको पाया जाएगा पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी चंपारण में खूब मिलेगा। पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी पर। कहाँ पे? सोमेश्वर की पहाड़ी पर ये वन आपको खूब मिलेगा, समझे कि नहीं? और ईद तो भैया इधर मिल जाएगा, पूर्णिया में मिल जाएगा, कटिहार में मिल जाएगा, अररिया में मिल जाएगा, है कि नहीं? और अररिया इस सब में आपका वन मिलेगा। औरंगाबाद में तो वन नहीं है कि नहीं? औरंगाबाद में वन वुड नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया मैटर? तो ये सब आपको वन यहाँ पर मिलेंगे। तो इस बात को बढ़िया से आप लोगों ने समझ लिया है। अब देख लेंगे, देखिएगा जरा सा खूब बढ़िया से, है ना? क्या देखिएगा, हम लोगों के यहाँ जो है वन के अलावा जो है से क्या है ना, एक कृत्रिम तरीके से पेड़ पौधे लगा करके हम लोग जानवर को रखने के लिए जगह बनाए हैं, जिसको कहते हैं संजय गांधी जैविक उद्यान। क्या बोलते हैं? संजय गांधी जैविक उद्यान। तो संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ मिलेगा? संजय गांधी जैविक उद्यान आपको मिल जाएगा कहाँ? तो पटना में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? पटना मिल जाएगा, है कि नहीं? कहाँ मिल जाएगा? पटना में मिलेगा, है कि नहीं? कहाँ मिलेगा? पटना में मिलेगा। और पक्षियों को रखने के लिए, पक्षियों को एक जगह संग्रहित करने के लिए बेगूसराय में एक कांवर झील है। कौन सा झील है? कांवर झील। कौन सा झील? कांवर झील। तो याद रखिएगा इसको भी जरा सा, कांवर झील। कांवर झील जो है
आपको कहाँ मिलेगा कांवर झील? तो कांवर झील मिल जाएगा बेगूसराय में। कहाँ मिलेगा? बेगूसराय में। इसको बोला जाता है पक्षियों का स्वर्ग। क्या बोलते हैं इसको? पक्षियों का स्वर्ग। पक्षी विशेषज्ञ एक आदमी थे, उनका नाम था क्या चीज? पक्षी विशेषज्ञ थे सलीम। क्या नाम था उनका? सलीम। सलीम ने कहा क्या चीज है ना, पक्षी जो है, पक्षी विशेषज्ञ थे, उन्होंने ही बेगूसराय को इस झील का क्या कहा था? पक्षियों का स्वर्ग कहा था। यह बात किसने कहा था? सलीम ने। सलीम कौन थे? पक्षी विशेषज्ञ थे। क्या थे? पक्षी विशेषज्ञ। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बिहार के ही पक्षी नहीं, देश से भी और विदेश के भी पक्षी आते हैं और यहाँ पर ठहरते हैं। ये एक तरह से पक्षियों का स्वर्ग है। ये बात कहा था किसने? सलीम ने। कहाँ? बेगूसराय को। किस झील को? कांवर झील को। समझ में आ गई बात है? अब हम लोग देख लेंगे अगला टॉपिक, कृषि पर आधारित उद्योग। अब बिहार में जो उद्योग है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो जरा सा हम लोग पढ़ लेंगे कृषि पर आधारित उद्योग। कृषि पर आधारित उद्योग देख लेंगे। कृषि पर आधारित उद्योग को देख लेते हैं। तो हम लोगों के यहाँ कृषि पर आधारित यानी कि चीनी उद्योग को देख लीजिए। पहला किसको देख लीजिएगा? चीनी उद्योग। तो चीनी उद्योग मुख्यतः किस कृषि पर आधारित है? तो कच्चा माल इसका क्या है? गन्ना। कच्चा माल इसका क्या है? गन्ना। आ रहा है समझ में? इसका कच्चा माल क्या है? गन्ना है। दूसरा पर अगर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पे रेशम उद्योग है। क्या है? रेशम उद्योग है। तो रेशम उद्योग के लिए कच्चा माल क्या हो सकता है? रेशम। क्या हो सकता है? रेशम। क्या हो सकता है? रेशम। रेशम का कीट इसको क्या करता है? रेशम का कीट इसको क्या करता है? रेशम का कीट का जो लार होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोकुन बोलते हैं, वो इससे हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? रेशम। और ये कहाँ पलता है? तो शहतूत पर। रेशम कीट कहाँ पड़ता है? शहतूत पर, है कि नहीं? इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। इसके अध्ययन है ना, क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। पढ़े किए हैं आप लोग? क्या कह पढ़ते हैं? सेरीकल्चर पढ़ते हैं। समझे कि नहीं? और कहाँ पे ये रेशम का सबसे ज्यादा कहाँ पर ये होता है? तो भागलपुर में। भागलपुर में रेशम मिलता है बहुत। भागलपुर का रेशम साड़ी है कि नहीं, बहुत प्रसिद्ध है। तो भागलपुर इसका मुख्य उद्योग है ना। तीसरा है हम लोगों के यहाँ जूट होता है, या हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पटसन। जूट या पटसन, इसके लिए कच्चा माल क्या हो सकता है? इसे पहले क्या बनाया था? जूट ही हो सकता है। इससे क्या बनाया जाता है? बोरा। इससे क्या बनाया जाता है? बोरा बनाया जाता है। देखिए भारत में भी पढ़ाए थे कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर क्या है? बिहार है। दूसरे नंबर पर क्या है? बिहार है। इसको गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। समझे कि नहीं? तो ये आप जान लीजिए। चौथा जो है सूती वस्त्र उद्योग। चौथा क्या है? सूती वस्त्र उद्योग। तो ये बिहार में है। कहाँ कहाँ? तो सूती वस्त्र बिहार में कहाँ कहाँ है? ये कपास से पहले तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया जाता है? कपास से। तो कपास जहां मिलेगा वहां, तो पटना का फुलवारी शरीफ इसीलिए प्रसिद्ध है। तो सूती वस्त्र का उद्योग कहाँ है? पटना के फुलवारी शरीफ। फुलवारी शरीफ, समझ में आएगा बात ना? वहां पर है, फुलवारी शरीफ पर है। और इसके बाद देख लीजिए लाह। लाह नहीं होता है, लाह। लहवा जो गिरा करके साटते उठते हैं, लाह। लाह का भी उद्योग चलाया जाता है। लाह का उद्योग देखिए, ये भी चल गया है आपको झारखंड में ज्यादा, लेकिन दरभंगा उससे सटा हुआ है। तो दरभंगा में लाह का उद्योग है कि नहीं? दरभंगा में। कहाँ पे? दरभंगा में इसका मेन ये है। उसको हम लोग दरभंगा को लाह के उत्पादन के ही चलते, दरभंगा का दूसरा नाम क्या है? लाख सरैया। दरभंगा को हम लोग क्या बोलते हैं? लाख सरैया। तो लाख सरैया क्यों बोलते हैं? तो लाख सरैया इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे लाह का उद्योग बहुत ज्यादा होता था, है ना। जो नहीं देखते हैं साटने उठने वाला रहता है लहवा से टाइप के, तो लाह उद्योग। तो इसीलिए हम लोग दरभंगा को क्या कहते थे? लाख सरैया। क्या बोलते थे? लाख सरैया।